जय हिंद दोस्तों। क्या आपने इंडिया का वो वाला मैप देखा है जो चीन या पाकिस्तान पब्लिश करते हैं? वो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन भारत का ऑफिशियल मैप तो ये है। इसमें आपको भारत की एक्चुअल बॉर्डर भी दिख रही होगी। देखिए ये वाली लाइन। तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि भारत का नक्शा चीन पाकिस्तान जैसे देश ऐसा दिखाते हैं? अब सवाल यह है कि अगर भारत की बॉर्डर ये है तो ये वाली लाइन क्यों बनी? इस लाइन को एलओसी क्यों कहा जाता है? एलओसी कब बनाई गई? ये पीओके क्या है? पीओके में कौन से एरियाज आते हैं? क्या पीओके भारत का हिस्सा है? शिमला समझौता क्या है? भारत ने इसे रद्द क्यों किया? आज सभी सवालों के मिलेंगे जवाब। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी आईक्यू लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। महाराजा हरि सिंह की एक ही ख्वाहिश थी, कश्मीर न भारत में मिले न पाकिस्तान में, बल्कि एक आजाद और निष्पक्ष राष्ट्र बने। वो कश्मीर को पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, एक ऐसा मुल्क जो न झुके न बिके। महाराजा को डर था कि अगर उन्होंने भारत में विलय किया तो कश्मीर के मुसलमान भड़क सकते हैं, और वैसे भी हरि सिंह को कांग्रेस से नफरत थी, इसलिए भारत में विलय का तो सवाल ही नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में शामिल होते तो उनका हिंदू राजवंश इतिहास बन जाता, इसलिए उन्होंने सोचा आजादी ही सबसे बेहतर रास्ता है। फिर 15 अगस्त 1947 का वक्त आ गया, लेकिन कश्मीर का झंडा न केसरिया हुआ न हरा, वो अब भी तटस्थ खड़ा था। महाराजा ने भारत और पाकिस्तान दोनों से कहा, हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करते हैं, यानी ना आप टेंशन लो ना हम देंगे, बस बॉर्डर खुला रहे, सामान और लोग आते जाते रहें। भारत ने कहा ठीक है, सोचकर बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने दिखावे में समझौता तो कर लिया, पर पीठ पीछे चालें चलनी शुरू कर दी। दरअसल पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा हैं तो हक भी हमारा बनता है। उन्होंने कई बार महाराजा को मनाने की कोशिश की। ऐसा माना जाता है कि जुलाई 1947 में जिन्ना ने चिट्ठियां लिखी, मीठी बातों के पुल बांधे, वादे किए, पर हर बार ना मिली। यही बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुई और पाकिस्तान की चालें शुरू हुई और शुरू हुआ प्लान बी, यानी अंदर से बगावत, बाहर से हमला। मध्य सितंबर आते आते पाकिस्तान ने रेल बंद कर दी जो सियालकोट और जम्मू को जोड़ती थी। कश्मीर की सांसें वहीं अटक गईं। राशन बंद, पेट्रोल बंद, जरूरी सामान बंद। अब जैसे ही पाकिस्तान के साथ रियासत के संबंध खराब होने शुरू हुए, महाराजा ने तुरंत एक्शन लिया। अपने प्रधानमंत्री रामचंद्र काक को हटाया, पहले जनरल जनक सिंह को बिठाया, फिर उन्हें भी हटाकर मेहरचंद महाजन को पीएम बना दिया। लेकिन जमीनी हालात अब बिगड़ चुके थे, लोग परेशान थे और कश्मीर एक असंतोष के तूफान के ठीक बीचों बीच खड़ा था। अपने प्लान के अकॉर्डिंग मुस्लिम लीग के एजेंटों ने पुंछ जैसे इलाकों में अंदर ही अंदर मुसलमानों को उकसाना शुरू किया। उन्हें हथियार उठाने को कहा गया और यह कहा गया कि तुम्हारी आर्थिक परेशानियों की वजह यही रियासत है। पुंछ को इसलिए भी चुना गया क्योंकि यहां कई दशकों से जनता में असंतोष था। यहां बकरियों, अन्य मवेशियों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया था, यहां तक कि जंगल में घुसने पर भी टैक्स लगा दिया गया था। इन टैक्स की सबसे ज्यादा मार गरीब मुस्लिम चरवाहों पर पड़ी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पंजाब के अफसरों ने ईंधन और जरूरी चीजों की सप्लाई रोककर कश्मीर पर दबाव बनाने के लिए एक तरह का प्राइवेट वॉर शुरू कर दिया। फिर सितंबर में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मुख्यमंत्री अब्दुल कयूम खान और बाकी मुस्लिम लीग के नेताओं ने मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया, जिसमें पठान आदिवासियों को कश्मीर पर हमला करने भेजा गया। यह कोई भीड़ नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड इन्वेजन था। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने खुद 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। पहली कि कश्मीर के पश्चिमी जिलों में बगावत खड़ी की जाए और दूसरी कि पाकिस्तानी कबायली आदिवासियों को भेजकर सीधे हमला कराया जाए और इसके बाद इन दोनों ऑपरेशंस को एक साथ आगे बढ़ाया जाए। यही फैसला भारत पाकिस्तान के पहले युद्ध की नींव बन गया।
इसके बाद फिर 19 सितंबर 1947 को जस्टिस मेहरचंद महाजन दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में उन्होंने दो सबसे बड़े नेताओं से मुलाकात की, पंडित नेहरू और सरदार पटेल। महाजन दिल्ली आए थे एक सीधा संदेश लेकर, हमें सप्लाई चाहिए और महाराजा अब भारत के साथ जुड़ने को तैयार हैं। इधर महाराजा के भारत के साथ जुड़ने की खबर से पाकिस्तान तिलमिला गया। हालांकि अभी भी महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन नहीं किए थे, लेकिन यह सिचुएशन भी जल्द ही बनने वाली थी। 27 सितंबर 1947 को नेहरू ने सरदार पटेल को एक लंबा खत लिखा और खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने लिखा कि कश्मीर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है और पाकिस्तान बड़ी तादाद में घुसपैठिए भेजने वाला है। नेहरू को डर था कि अगर ऐसा हुआ तो महाराजा और उनका प्रशासन इस हमले को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए अब वक्त की मांग थी कि महाराजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही छत के नीचे आ जाएं। लेकिन नेहरू की अपनी एक शर्त थी, पहले शेख अब्दुल्ला को रिहा करो। शेख अब्दुल्ला उस वक्त जेल में थे क्योंकि उन्होंने महाराजा के खिलाफ बगावत की थी। लेकिन नेहरू ने साफ कह दिया कि अगर शेख बाहर नहीं आएंगे तो भारत विलय को मंजूरी भी नहीं देगा। महाराजा मजबूर हुए और 29 सितंबर को शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। पाकिस्तान अपने खतरनाक प्लान बी को अंजाम देना शुरू कर चुका था और कश्मीर के दरवाजे पर जंग खड़ी हो चुकी थी। लेकिन अभी भी महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन नहीं किए थे और इस वक्त तक जम्मू भी हिंसा की आग में झुलस चुका था। दोस्तों, 1947 की गर्मियों में रावलपिंडी और सियालकोट में हिंदुओं और सिखों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए थे। इस कारण बड़ी संख्या में शरणार्थी जम्मू पहुंचे और उनके साथ आई ऐसी कहानियां जिनमें सिर्फ चीखें थीं और मुस्लिम जुल्म की दास्तानें थीं। इन कहानियों ने जम्मू के माहौल में आग घोल दी। नतीजा यह हुआ कि वहां के मुसलमानों पर भी जवाबी हिंसा शुरू हो गई। इलियास चट्टा जैसे इतिहासकार मानते हैं कि जम्मू में जो कुछ हुआ वो सियालकोट में हुई हिंसा की परछाई जैसा था। सितंबर से शुरू हुई ये आग अक्टूबर आते आते नरसंहार में बदल गई और कहा जाता है कि इसमें राज्य की डोगरा सेना, स्थानीय हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू सिख शामिल थे। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि खुद महाराजा हरि सिंह की मर्जी से ही यह हुआ था, यानी हरि सिंह की भी भूमिका थी। बहरहाल हिंसा में हजारों मुसलमान मारे गए और बाकी जान बचाकर पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ भागे। इनमें से कोई पुंछ और मीरपुर में जा पहुंचे, जहां पहले से ही मुस्लिम विद्रोह की चिंगारियां सुलग रही थी। इन लोगों का मानना था कि जम्मू में हुई हत्याओं के पीछे महाराजा का आदेश था और इसी विश्वास ने उन्हें बदले के नाम पर विद्रोह में शामिल कर दिया। और यहीं से शुरू होती है आजाद कश्मीर की कहानी। 22 अक्टूबर तक सरदार इब्राहिम की अगुवाई में पश्तून कबीलाई हमलावरों ने जम्मू के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमा लिया। फिर 24 अक्टूबर को पलांद्री में एक अनंतिम सरकार बना दी गई जिसे नाम दिया गया आजाद कश्मीर सरकार। लेकिन अभी तो हमलावरों को श्रीनगर पर कब्जा करना था। दोस्तों, कबीलाई हमलावरों ने जैसे ही हमला बोला, तबाही हर रास्ते में बिछ गई। मुजफ्फराबाद, उरी, माहूटा जो भी सामने आया रौंद दिया गया। अब उनकी निगाहें सीधी श्रीनगर पर थीं। लेकिन बीच में था बारामूला, कश्मीर की आखिरी सांसें। 24 अक्टूबर को जैसे ही उरी से कबीलों का काफिला बारामूला की तरफ बढ़ा, महाराजा हरि सिंह का दिल कांप गया। उन्होंने तुरंत भारत सरकार को SOS भेजा, बचाओ। दिल्ली में अगली सुबह हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई और VP मेनन को हालात का जायजा लेने के लिए श्रीनगर भेजा गया। मेनन ने जो देखा वो डरावना था। घाटी तबाही के मुहाने पर खड़ी थी। 26 अक्टूबर की सुबह कश्मीर के प्रधानमंत्री के साथ वो दिल्ली लौटे। दोबारा मीटिंग हुई। सामने थे नेहरू, पटेल, माउंटबेटन और शेख अब्दुल्ला। शेख और महाजन दोनों ने कहा, अब और देर नहीं, सेना भेजो। लेकिन माउंटबेटन ने कहा, पहले विलय होना चाहिए, फिर मदद मिलेगी। मेनन सीधे जम्मू पहुंचे जहां हरि सिंह छिपे थे। विलय पत्र पर दस्तखत हुए और 27 अक्टूबर को श्रीनगर की धरती पर भारत का पहला सैनिक विमान उतरा। अब युद्ध भारत के हाथ में था। 2 हफ्ते के अंदर भारतीय सेना ने बारामूला और माहूटा को आजाद करा लिया। हालांकि जल्द ही सर्दियां आ गईं और अभियान रुक गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आया 1 जनवरी 1948 का वो दिन जिसे आज कई एक्सपर्ट्स एक बड़ी ऐतिहासिक भूल का नाम देते हैं। 1 जनवरी 1948 यही वो दिन था जब भारत ने कश्मीर का मामला पहली बार दुनिया के सामने रखा। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर भारत सरकार ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र यानी UN के पास ले जाने का फैसला किया। भारत की मंशा साफ थी। कश्मीर भारत में शामिल हो चुका था, लेकिन उसके उत्तर वाले हिस्से पर पाकिस्तान समर्थक कबीलों ने कब्जा कर रखा था। भारत चाहता था कि UN इसमें दखल दे और कब्जा छुड़वाए। जनवरी और फरवरी में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कई मीटिंग्स हुई।
पाकिस्तान की तरफ से पेश हुए जफरुल्लाह खान और यही शख्स बना भारत की विदेश नीति के सबसे बड़े झटकों में से एक। खान न सिर्फ एक दमदार वक्ता थे, बल्कि उन्होंने पूरे यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का पक्ष इतने प्रभावशाली तरीके से रखा कि भारत सुन तो रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने कश्मीर पर हमले को 1946-47 के दंगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया करार दे दिया और भारत पर आरोप लगाया कि पूर्वी पंजाब में मुसलमानों का नरसंहार हुआ, जिससे 60 लाख मुसलमान पाकिस्तान भाग कर आए। यूएन के सामने उन्होंने कश्मीर को बंटवारे की अधूरी कहानी की तरह पेश किया और कहा कि वहां तो बस अपने मुसलमान भाइयों की मदद की जा रही है। पाकिस्तान ने सीधा प्रस्ताव दिया, कश्मीर से भारत की सारी फौजें हटा ली जाए, एक निष्पक्ष अंतरिम सरकार बनाई जाए और फिर जनमत संग्रह कराया जाए। इस तरह भारत वहां लड़ाई हारने लगा जहां उसे जीत तय लग रही थी, लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ था। मार्च 1948 में मेहरचंद महाजन की जगह शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। मई में बर्फ पिघली और जंग दोबारा छिड़ गई। भारतीय सेना उरी से टिथवाल तक बढ़ी और कब्जा कर लिया, लेकिन मुजफ्फराबाद की दिशा में उन्हें भारी प्रतिरोध झेलना पड़ा। वहीं आजाद कश्मीर की सेना, जिसे पाकिस्तान की फौज कंट्रोल कर रही थी, कारगिल द्रास पर काबिज हो गई और लद्दाख की राजधानी लेह पर खतरा मंडराने लगा। लेकिन भारतीय वायुसेना ने लेह तक सप्लाई पहुंचाकर हालात संभाले। पुंछ, जो चारों तरफ से घिर चुका था, वहां भी एयरफोर्स ने राहत पहुंचाई। नवंबर तक भारतीय फौज ने द्रास और कारगिल को फिर से आजाद कराया। पुंछ के आसपास की पहाड़ियां भी खाली कराई गई, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी कश्मीर का बड़ा हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था। इस समय कुछ भारतीय कमांडर चाहते थे कि हमला और तेज हो, जमीन से और ब्रिगेड और एयरफोर्स का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ा जाए, मगर ठंड बढ़ रही थी, संसाधन सीमित थे और सरकार ने कदम रोक दिए थे और यहीं थम गई वो जंग जो शायद पूरा कश्मीर वापस ला सकती थी। बहरहाल यह एक ऐसा युद्ध था जो पूरे 1 साल से ज्यादा चला, ऐसा युद्ध जिससे जन्नत भी जंग का मैदान बन गई। आखिर में संयुक्त राष्ट्र को बीच में आना पड़ा। यूएन की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ और एक रेखा तय की गई जिसे कहा गया सीज फायर लाइन, यानी जहां दोनों सेनाएं रुक गईं, वहीं सीमा मान ली गई। दोस्तों, कश्मीर मामले के एक एक्सपर्ट ने उस वक्त कहा था कि या तो कश्मीर का समाधान इसके बंटवारे से हो सकता है या नहीं, तो फिर भारत को पश्चिमी पंजाब में घुसना पड़ेगा। कश्मीर समस्या का एक सैनिक समाधान कभी मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को यह कभी समझ नहीं आया। पाक ने फिर सीज फायर लाइन को क्रॉस किया और आगे लड़ने। साल था 1965। पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर के मुसलमान भारत के खिलाफ भड़के हुए हैं और अगर कुछ हजार पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीरी वेशभूषा में छिपाकर घाटी में भेज दें तो वहां बगावत भड़क जाएगी और भारत को कश्मीर गंवाना पड़ेगा। इसी सोच के साथ पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इस मिशन के तहत हजारों पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स कमांडो सीक्रेटली कश्मीर में घुसाए गए। उन्हें कश्मीरी लड़ाके बताकर विद्रोह फैलाने का काम किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कश्मीरियों ने इस मिशन में उनका साथ देने से इनकार कर दिया और पाकिस्तानी कमांडोज की पहचान जल्द ही हो गई। भारतीय सेना को जैसे ही इस हरकत का पता चला, उन्होंने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। भारत ने जवाब में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और फिर फुल स्केल वॉर शुरू कर दी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत सिर्फ सीमित जवाब देगा, लेकिन भारत ने सीधा हमला बोला। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तानी पंजाब पर हमला करके युद्ध को व्यापक बनाया। युद्ध 23 सितंबर तक चला, जो गतिरोध में समाप्त हुआ। ताशकंद समझौते के बाद दोनों देश पहले की स्थिति में वापस चले गए। कुल मिलाकर ऑपरेशन जिब्राल्टर से पाकिस्तान को न तो कश्मीर मिला, न ही कोई रणनीतिक बढ़त मिली, बल्कि उल्टा 1965 की जंग में हजारों सैनिक और संसाधन खो दिए। लेकिन पाकिस्तान इतने में भी नहीं माना। इसके बाद 1971 का युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश एक नया मुल्क बनकर उभरा और इसी युद्ध के बाद हुआ शिमला समझौता। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। यह समझौता 1971 की जंग के बाद हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। इस समझौते में तय हुआ कि दोनों देश अब अपने विवाद आपसी बातचीत से सुलझाएंगे और किसी तीसरे देश या संस्था को बीच में लेकर नहीं आएंगे। इसके अलावा जो सीज फायर लाइन थी, उसे अब से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC कहा जाएगा और दोनों देश इसे बिना एक दूसरे की सहमति के नहीं बदलेंगे। यानी शिमला समझौते में LOC को पहली बार औपचारिक रूप से मान्यता मिली। दोस्तों, शिमला समझौता एक मौका था दोनों देशों के रिश्ते सुधारने का, लेकिन पाकिस्तान ने
सिर्फ दस्तखत किए, निभाया कुछ भी नहीं। यानी एक तरह से एलओसी बन गई ना पूरी बॉर्डर, ना ही पूरी आजादी, बस एक तनाव की रेखा। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भाई एलओसी की निगरानी कौन करता है? दरअसल एक ग्रुप है UNMOGIP, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स। इनका काम है एलओसी पर अगर कोई फायरिंग या घुसपैठ होती है तो उसकी जांच करना। लेकिन 1971 के बाद से भारत ने इन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी। भारत को उम्मीद थी कि पाकिस्तान अब एलओसी को स्थायी सीमा मानेगा और बातचीत का रास्ता खुलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पाकिस्तान ने एलओसी को कभी सीमा नहीं माना और कश्मीर मुद्दे को बार बार उछालता रहा, और इसी का नतीजा हुआ 1999 का कारगिल युद्ध। एलओसी पार करके पाकिस्तान ने घुसपैठ की और टाइगर हिल, तोलुलिंग, कारगिल सेक्टर पर बढ़त बना ली। भारतीय सेना ने जरूर 500 से ज्यादा जवान खोए, लेकिन एलओसी को हिलने नहीं दिया, क्योंकि एलओसी अब सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये बन चुकी थी हमारे अस्तित्व की आखिरी हद। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो सुधर जाए। 2003 में एलओसी पर फायरिंग रोकने का समझौता हुआ, लेकिन पाक द्वारा इसका भी उल्लंघन जारी रहा। फिर 2016 का उरी हमला हुआ और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया। पुलवामा हुआ, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक से जवाब दिया। हालांकि 2021 में एलओसी पर फिर से सीज फायर हुआ, लेकिन हाल ही में पहलगाम हमले ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान सुधरने के लिए नहीं बना है। दोस्तों, करंट सिचुएशन यह है कि भारत के पास कश्मीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर घाटी, लद्दाख का ज्यादातर हिस्सा और सियाचिन ग्लेशियर शामिल है। यानी करीब 55% जमीन और 70% आबादी भारत के कंट्रोल में है। हालांकि कश्मीर पूरा हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने लगभग 30% हिस्से पर अपना कब्जा जमा रखा है। यही इलाका है पीओके, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो इलाका जो कानूनी और संवैधानिक रूप से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है। लेकिन 1947-48 की जंग के बाद से पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा करके रखा है। इसमें दो मुख्य क्षेत्र आते हैं, एक जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि यहां से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक गुजरता है। पीओके का कुल क्षेत्रफल करीब 85,000 स्क्वायर किलोमीटर है। हालांकि भारत की संसद ने 1994 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके साफ कहा है कि यह हिस्सा भारत का है और इसे वापस लेना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। यानी भारत इसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपनी अखंडता और स्वाभिमान का प्रतीक मानता है। अब एक और सवाल, क्या एलओसी बॉर्डर है? नहीं, एलओसी बॉर्डर नहीं है। यह सिर्फ एक वॉर टाइम समझौते के तहत खींची गई सीज फायर लाइन है, जो भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच युद्ध रोकने के लिए तय की गई थी। 1972 के शिमला समझौते में इसे लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, लेकिन इसे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं माना जाता। भारत का स्टैंड है कि पूरा कश्मीर उसका है, इसलिए एलओसी सिर्फ एक फिलहाल की स्थिति को दिखाती है, बॉर्डर को नहीं। अब दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने शिमला समझौता क्यों रद्द कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, ये तो है कश्मीर की आज की सच्चाई। मान लीजिए आपको कश्मीर समस्या को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? कैसे आप सॉल्यूशन निकालेंगे? कमेंट करके बताइएगा कि कश्मीर समस्या का असली हल क्या हो सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।